दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के वीडियो की शुरुआत होगी। इकोनॉमिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को रट लेते हैं, फ़ायदा उसका मिलता नहीं है। तो हम पूरी इकोनॉमिक्स को ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, जैसे हम लोग इतिहास को समझते हैं। और यकीन मानिए आपके लिए इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बाद में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र होता क्या है अच्छी तरह से आप जानते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, धन की, पैसे की को कैसे मैनेज करना है ये बताया जाता है। लेकिन इसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई है, उसकी उत्पत्ति के समय इसका अर्थ कुछ और था। जैसे मैं बता दूं आपको, इसका उत्पत्ति हुई थी इंडो ग्रीक से हुई थी। ग्रीक वर्ड है ये, उससे इसकी उत्पत्ति हुई थी इकोनॉमिक्स की। इसका ओरिजिनल नाम था ओइकोनोमिकोस। ये इसका वर्ड था जिससे हमारे जो वर्तमान की इकोनॉमिक्स है इसी वर्ड से उत्पत्ति हुई थी। इस वर्ड का मतलब था मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इसमें हाउस होल्ड टर्म था। तभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टीचर आपको पहले उदाहरण क्या देते हैं कि कोई फैमिली है, 10 लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति कमा रहा है, 10 लोगों की ज़रूरतें अलग अलग हैं, तो वो कैसे मैनेज करेगा, यही हम लोगों को इकोनॉमिक्स में पढ़ना रहता है। कहीं से इनकम होगी उसको खर्च करना है, कमी जब होगी तो उसको उधार लेना है। यही पूरी अर्थव्यवस्था का सार है। इसी तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, एक समाज की अर्थव्यवस्था चलती है। तो जैसा कि सभी लोग बताते हैं, सभी किताबों में मिलता है कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड ये पहली जो उत्पत्ति हुई थी ओइकोनोमिकोस से, जो कि एक ग्रीक शब्द है जिससे वर्तमान इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब था कि आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं, ये हम पढ़ते थे उस समय में। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक अलग से ब्रांच है, अलग से इकोनॉमिक्स की किताबें आती हैं। क्या ऐसा पहले था? नहीं, ऐसा पहले नहीं था। तो ये हम ओरिजिन की बात की। अब हम थोड़ा ये बात कर लेंगे कि ये एक इकोनॉमिक्स सेपरेट ब्रांच बनी कब से, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स की कितनी शाखाएं हैं। तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, वो सब पूरी डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था कितने तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हम आप बात करेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि जब सेकेंडरी सेक्टर होता है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, वो कैसे आया प्राइमरी सेक्टर के बाद। फिर सर्विस सेक्टर कैसे आया, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद से कैसे पूरा विश्व एक पूरी होड़ में जुट गया कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करें, फ़ायदा कमाएं। फिर लास्ट में सर्विस सेक्टर का आता है। ये भी हम देखेंगे कि कौन सा देश सेकेंडरी सेक्टर में सबसे आगे है, टर्सरी सेक्टर में अमेरिका कैसे क्यों आगे है, क्यों उसकी जीडीपी इतनी ज़्यादा है, ये सब हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर 2 शाखाएँ होती हैं। इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति आपने जानी। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन, उसका वितरण और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इकोनॉमिक जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन, वितरण एवं खपत की सामाजिक व्यवस्था। लेकिन हमको इस इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। ये एक थ्योरी पार्ट है, इसकी किताबें होंगी, थ्योरी पार्ट होगा, और उसका जो एप्लीकेशन होगा वो है इकोनॉमी। ये थ्योरी पार्ट है इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमिक्स थ्योरी पार्ट है और इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एडम स्मिथ का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते होंगे कि नहीं भी जानते होंगे। मान लीजिए आप आज पहली बार इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एडम स्मिथ, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? क्योंकि 1776 में इन्होंने किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये एक किताब लिखी उन्होंने 1776 में, 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लंबा नाम है इसलिए ज़्यादातर लोग इसको वेल्थ ऑफ नेशन कह देते हैं। यानी कि वो बुक का नाम कहा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब को लिखा और इस किताब के लिखने के बाद ही अर्थव्यवस्था एक अलग से ब्रांच हुई, एक अलग शाखा हुई। एक अलग शाखा के रूप में आज हम जो पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की देन है, इस पुस्तक की देन है, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अच्छे से समझ लेंगे। ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है, बहुत बार हर एग्जाम में आ चुका है कि एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये कौन सी बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी, अच्छी तरह से रट लेंगे। लेकिन इन्होंने एक बात बताई, वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने बताया कि आपका प्राइम पर्पज़ क्या होता है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का,
ये बताने में लग गए कि आपको किसी भी तरह से प्रॉफिट कमाना है, प्रोडक्शन करना है और फिर उस प्रोडक्शन से आपको प्रॉफिट फ़ायदा कमाना है। क्या ये सही है? क्या यही अर्थशास्त्र है? आपको पता होगा कि अभी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है उनको इसलिए मिला है क्योंकि उसमें वेलफेयर ऑफ पीपल, जो लोग हैं उस देश में, समाज में, उन लोगों की भलाई ही देश का विकास है, उन लोगों का विकास देश का विकास है। और इसी को रियल में हम कहते हैं कि आप विकास कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन की बात की, वेल्थ की बात की, फ़ायदा कमाने की बात की, इसमें वेलफेयर ऑफ पीपल नहीं था। फिर भी इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक बहुत ही बड़ी पहचान दी, एक शाखा दी, और इसी वजह से एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं आप जानते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम में ही है। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? बहुत छोटे स्तर पर बात होती है इसमें। एक व्यक्ति की, एक इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, उस डिमांड की वजह से उस वस्तु के प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है। एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, उसमें एक सोसाइटी है, एक इंडस्ट्री है, उसमें सप्लाई की वजह से प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। ये बहुत ही डिटेल है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इतने फॉर्मूले और ग्राफ दिए हैं। हमको बस बहुत बेसिक चीज़ जानकारी हासिल करनी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं सब पढ़ा दूंगा और समझा ऐसा दूंगा कि आप के लिए एकदम आसान हो जाएगा। जैसे ABCD होता है ना, वैसे हो जाएगा। तो इसमें एक और है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं फ्रिच रैगनर। कौन है? फ्रिच रैगनर। फ्रिच रैगनर ने ये शब्द दिया, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये शब्द दिया फ्रिच रैगनर ने। तो इसीलिए इनको नाम तो दोनों दिया, लेकिन फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। फ्रिच रैगनर को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ये याद रखेंगे, फ्रिच रैगनर। और इन्होंने ये शब्द दिया था 1933 में। फ्रिच रैगनर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत छोटे स्तर पर बात होती है, इसमें एक इंडिविजुअल की बात होती है, किसी एक इंडस्ट्री की बात होती है। क्या क्या पढ़ते हैं इसमें? इसमें हमको पढ़ना रहता है डिमांड। अभी मैं ये समझाऊंगा कि डिमांड, सप्लाई और प्राइस एक कितना बड़ा ये सब्जेक्ट है। पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ इन्हीं 3 शब्दों पे टिकी है। ध्यान से देखिएगा, डिमांड, सप्लाई, सॉरी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, और प्राइस, प्राइस थ्योरी। बहुत वास्ट दिया है किताबों के अंदर, बहुत फॉर्मूले दिए हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। डिमांड, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा। समझ लीजिए, कोई एक वस्तु है, उसका डिमांड जितना ज़्यादा होगा उसका प्राइस उतना ही बढ़ता जाएगा। 100 बीमार, एक अनार की आपने कहानी सुनी होगी, उसमें एक अनार रहता है, 100 बीमार रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, उस अनार का प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। डिमांड जितना होगा उतना ही प्राइस बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आपके आ गई? डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया। मान लीजिए प्राइस बढ़ा उस चीज़ का, डिमांड बढ़ने के साथ प्राइस बढ़ गया उसका। अगर हमने सप्लाई बढ़ा दी तो फिर से उसका प्राइस नॉर्मल हो जाएगा। बात समझिए आपने? किसी वस्तु का डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ गया, प्राइस को नॉर्मल करने के लिए सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो उसका प्राइस फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर से बता रहा हूँ, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ गया। अब जानते हैं जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, उसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। जब किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है, आपको ये भी बता दो कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन को अच्छा माना जाता है। याद रखिए, महंगाई को अच्छा माना जाता है। महंगाई विकास का सूचक होता है। क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों महंगाई को विकास का सूचक कहा जाता है? डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हुई तो प्राइस कम हो गया। डिमांड के बढ़ने से इस वस्तु का अगर डिमांड कम होगा तो प्राइस कम हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। आपने एक और टर्म सुना होगा, रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? डिफ्लेशन जब 2 क्वार्टर तक रहता है, यानी कि 3 3 6 12 महीने का क्वार्टर कितना होगा? 3 6 मंथ तक अगर रहता है, अगर डिफ्लेशन अगर 6 मंथ यानी 2 क्वार्टर तक रहता है तो उसे कहते हैं रिसेशन। उसके बाद एक डिप्रेशन होता है,
वो अगर लॉन्ग टर्म में हो जाए, रिसेशन कंटिन्यू रह जाए, तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। वो हम बहुत बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन को तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और डिफ्लेशन को, है ना, और कैसे इसको कंट्रोल करती है आरबीआई सरकार, वो कैसे कंट्रोल करती है वो बहुत बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। डिमांड बढ़ने के साथ प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड कम होने के साथ प्राइस कम हो जाता है, ये आपने पढ़ा। दूसरा पहलू, अब सप्लाई को बात की जाए। सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाता है। सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा, और अगर सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा। समझे आप? डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ रही है। डिमांड का मतलब हो गया कि वस्तु कम है, मांगने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं, 4 से 5% तक इन्फ्लेशन एक्सेप्टेबल है, उसको अच्छा माना जाता है। सप्लाई बढ़ जाने से प्राइस कम हो जाती है, सप्लाई कम होने से, यानी कि सप्लाई कम हो गई, डिमांड उतनी ही है, तो प्राइस बढ़ जाएगी। सप्लाई कम प्राइस ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा प्राइस कम। ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन इसका सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं है। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि डिमांड बढ़ने से आपकी प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ाने से आपकी प्राइस कम हो गई, लेकिन इसका इस्तेमाल उल्टा होता है। हम प्राइस को फोकस करते हैं। आपको मैंने बताया कि इन्फ्लेशन बहुत सही है किसी अर्थव्यवस्था के लिए। अब मान लीजिए प्राइस है किसी वस्तु का, कोई वस्तु है, प्राइस बढ़ गया, इसका क्या अर्थ होगा? 2 अर्थ होंगे इसके। प्राइस बढ़ने का मतलब कि डिमांड बढ़ गई है। प्राइस बढ़ने का मतलब डिमांड बढ़ गई है। दूसरा, सप्लाई कम हो जाए, यानी प्राइस बढ़ा, इसका अर्थ ये हुआ कि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम है, लेकिन इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। क्यों अच्छा है? डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इंडस्ट्री क्या काम करेगी? जिस चीज़ की डिमांड है उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगी, ठीक है। फिर क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो लेबर की इनकम बढ़ेगी, व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि लेबर ज़्यादा काम पर लगाए जाएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, और उससे लोगों के हाथ में पैसा आने से लोगों की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे ज़्यादा, और फिर वही डिमांड ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और ये चक्र चलता रहेगा। समझ गए आप इन्फ्लेशन क्यों सही है? मैंने क्या बताया? प्राइस किसी चीज़ का बढ़ा हुआ है, इसका मतलब उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड बढ़ा है तो प्रोडक्शन उसका बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आने से परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और फिर वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी, और आपका देश समाज का विकास होगा। ये आप समझ गए। अब दूसरी बात समझते हैं, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, चाहे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा रिवाइंड करके। अब दोबारा हम बात करते हैं। दूसरी सिचुएशन है, प्राइस कम हो गया। क्या मतलब है प्राइस कम होने का? प्राइस कम होने से डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम होने का मतलब ये है सप्लाई बढ़ गई है। इसको कहते हैं डिफ्लेशन। ये वाला टर्म यहीं से आया है। डिमांड कम, हम प्राइस को मेन फोकस कर रहे हैं। प्राइस कम होने का मतलब डिमांड कम हो गई है, सप्लाई कम हो गई है। क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? प्रोडक्शन कम होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई, लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा, हमारे आपके जैसे लोगों का रोज़गार छिन जाएगा, पैसा नहीं आएगा, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी परचेजिंग पावर बढ़ने से, और इकोनॉमी आपकी नीचे गर्त में, गड्ढे में चली जाएगी, और वो देश समाज कभी विकास नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई अच्छी है, थोड़ी बहुत अच्छी है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे कि कितनी महंगाई तक एक्सेप्टेबल होती है। ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, बस इतना बताया है। डिमांड, सप्लाई और प्राइस के बीच में आप रिलेशन समझिए। डिमांड, प्राइस और सप्लाई अगर आप समझ जाते हैं, उसके बाद आप ये समझिए कि किसी वस्तु का प्राइस ज़्यादा होने से इकोनॉमिक एक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, परचेजिंग पावर पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये समझ जाएंगे आप, तो आप ये समझ जाएंगे कि इन्फ्लेशन क्यों अच्छा है।
दूसरी तरफ अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड कम हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है और परचेजिंग पावर, लोगों के पास पैसा कम आता है और हमारे जैसे आपके जैसे लोग के पास पैसा कम होगा तो हम डिमांड कम करेंगे ना, चीज़ें कम खरीदेंगे, मॉल मल्टीप्लेक्स पिक्चर अच्छे कपड़े ये सब हम नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फ्रिच रैगनर ने ये शब्द दिया था, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रिच रैगनर को कहा जाता है। इसमें हम लोग डिमांड, सप्लाई और प्राइस की बात करते हैं, छोटी चीज़ों की बात करते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई, प्राइस थ्योरी आता है, ये डिफ्लेशन इन्फ्लेशन ये मैक्रो में आता है, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, डिमांड, सप्लाई और प्राइस थ्योरी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, फादर है फ्रिच रैगनर। उससे पहले हमने एडम स्मिथ की बात की, इन्होंने किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। इन्होंने फ़ायदे कमाने की बात की, कैसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी से फ़ायदा कमा सकते हैं। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड उसका मतलब था। उसके बाद अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखिए, इसका मतलब होता है उत्पादन, वितरण एवं खपत की सामाजिक व्यवस्था। आगे हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, ज़्यादातर स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही करेंगे। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इकोनॉमी किस तरह की होती है, कैपिटलिस्ट क्या होती है, इस तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ये सब बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में क्या अंतर होता है, क्या मानक है उनको पता करने के। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर जैसे आपको मालूम है वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है, पढ़ ली, वीडियो आपने देख ली, क्वेश्चन को आप देख के कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो भाई हमारे साथ, है ना। ऐसा आप कह सकते हैं कि मजाक क्या कर रहे हो, इतने आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, लेकिन हर किसी को नहीं मालूम होता है, इसको अच्छे से याद कर लें। दोस्तों, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी डिटेल में पढ़ी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं फ्रिच रैगनर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा, डिमांड पढ़ा, डिमांड से प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये पढ़ा। सप्लाई पढ़ी हमने, सप्लाई साइड से सप्लाई बढ़ जाने से प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है, सप्लाई कम हो जाने से प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है, सप्लाई पे प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने प्राइस थ्योरी पढ़ी। 3 चीज़ें हमने पढ़ी। प्राइस बढ़ना किसी चीज़ का, इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उसमें डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से लोगों के पास पैसा आता है और फिर से वो डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और वो देश का विकास होता है उससे। उसके उल्टा डिमांड कम होने से, प्राइस कम होने से प्रोडक्शन कम होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, लोगों के हाथ से पैसा चला जाता है, डिमांड फिर वो कम करने लग जाते हैं, देश का विकास रुक जाता है, इसीलिए इन्फ्लेशन को अच्छा कहा जाता है। सप्लाई ज़्यादा होने से, जैसे आप सिंपल उदाहरण लीजिए, जैसे अभी इस समय आम का सीज़न नहीं है, आम 100 रुपये किलो बिक रहा है, सप्लाई कम है उसकी, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो। लेकिन अगर सप्लाई अभी थोड़े दिन बाद बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसके प्राइस में कमी आ जाएगी। तो सप्लाई कम होने से प्राइस ज़्यादा होता है, सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाने से प्राइस का कम हो जाता है, उसके दाम में कमी आ जाती है। ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा, जिसको फ्रिच रैगनर इसके फादर थे, जिन्होंने ये टर्म दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहा जाता है, हिंदी में व्यष्टि कहा जाता है इसको, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, और मैक्रो को समष्टि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समष्टि कहा जाता है, समष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था। तो डिमांड, सप्लाई और प्राइस को हमने अच्छे से समझा। अब एक दूसरी बात हम करते हैं, जैसे किसी वस्तु का प्राइस, हमने कहा इन्फ्लेशन 4 से 5% जो अभी एक्सेप्टेड है वो अच्छा है, लेकिन क्या हो जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपका डिमांड बढ़ गया है। अगर मान लीजिए प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये कब होगा, जब डिमांड बढ़ेगा। क्लियर, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद से प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। अब 2 प्लेयर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइस को कम करने में, डिमांड और सप्लाई को कम करने में। सप्लाई जैसे कि कम हो गई तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्राइस बढ़ेगा। 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में हमें जानना है। एक है गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल, कोई सी भी हो सकती है, गवर्नमेंट को हम इधर लिखते हैं। एक होती है आरबीआई। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई का काम है। आरबीआई को आप अच्छी तरह जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कलकत्ता में था, कलकत्ता के अंदर था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज होकर दिल्ली हो गया। 1949 में
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1949 में हुआ। अगर कोई तारीख पूछता है तो 1 जनवरी होगा। इससे भी प्रश्न बनते हैं। आरबीआई क्या करती है, अगर प्राइस बढ़ गया है किसी चीज़ का, डिमांड बढ़ गई है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वो डिमांड को कम करने के लिए लोगों के हाथ में पैसे को कम करती है। वो लोन के रेट को बढ़ा देती है। आपको पता होगा कि रेपो रेट, सीआरआर, ये सब चीज़ें हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, उसके बहुत डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको मालूम है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना मालूम था। तो आरबीआई डिमांड साइड में क्या करती है, डिमांड को कम करती है, लोगों के हाथ से पैसा ले लेती है, कम देती है, पैसा कम कर देती है, तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाता है, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाती है। तो आरबीआई का रोल यहाँ पर होता है, डिमांड साइड पे डिमांड को वो कम कर देती है, लोगों के हाथ में पैसा कम आए, उसकी ये पूरी योजना बना लेती है। ये इसी के लिए कमेटी बनी हुई है कि कैसे लोगों के हाथ से पैसा छीन लिया जाए। या पैसा जो कहते हैं ना कि आपकी इनकम अगर 30,000 रुपये है, 10 लाख की कार आप नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन बैंक जाइए आपको कार मिल जाएगी, लोन मिल जाएगा, आपको सस्ते दरों पे लोन मिलेगा। वो क्या करेगा, वो लोन इतना महंगा कर देगा कि आप ले ही नहीं पाएंगे, तो आप रुक जाएंगे, डिमांड कम करेंगे आप। आरबीआई वहाँ काम करती है। अभी हम जब बैंकिंग सेक्टर में जो काम होता है, आरआर, सीआरआर, एमएसएफ, ये सब के बारे में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब उसमें बात करेंगे। तो आरबीआई का रोल यहाँ पर है, डिमांड को कम करना। अब मान लीजिए किसी वस्तु की सप्लाई, प्याज के दाम अभी 100 रुपये किलो हो गए थे, आपको मालूम होगा क्यों हो गए थे, सप्लाई कम हो गई थी। सप्लाई कम होने का मतलब 2 है कि या तो आपकी पैदावार ख़राब हो गई है, या जो आपके पास जो रिजर्व था उसको आपने बाहर भेज दिया। ऐसा ही हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि हमारे प्याज की जो खपत थी, जो पैदावार थी वो तो पूरी हुई थी, लेकिन उसकी जो एक्स्ट्रा सरप्लस था उसको बाहर के देशों में भेज दिया था, जिससे हमारे यहाँ सप्लाई कम हो गई, प्राइस बढ़ गया था। सप्लाई घट गई थी तो इसको कैसे सरकार कम करती है, इसका इंपोर्ट कर देगी, उस सामान का इंपोर्ट किया, प्याज का नॉर्मल दाम हो गए। गवर्नमेंट सप्लाई साइड पे काम करती है, कैसे सप्लाई को इंक्रीज़ करना है जिससे कि प्राइस ना बढ़े, बाहर के देशों से इंपोर्ट कर लेगी। फिर अगर डिमांड भी किसी की ज़्यादा है, अगर किसी के पास पैसा भी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कुछ चीज़ों पे टैक्स लगाती है, फिर कुछ चीज़ों पे वो सब्सिडी देती है। टैक्स और सब्सिडी गवर्नमेंट देती है जिससे कि किसी खास वस्तु की डिमांड कम हो जाए, और जो ज़रूरतमंद है उनको जो चीज़ें महंगे दामों पे मिलती थी, जिसकी परचेज वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम है, तो उस सब्सिडी के द्वारा उसके दाम को कम करके गरीब लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाई जाती है। जैसे पीडीएस सिस्टम आपको मालूम होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, उसमें चावल, गेहूँ, तेल वगैरह ये सब मिलता है, तो उसके द्वारा ये कंट्रोल करती है सरकार। तो ये पूरा डिमांड सप्लाई प्राइस को आपने समझ लिया है। अब हमें इस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। इससे प्रश्न जितना आना था वो बस इसी से आएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद अब हम लोग आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसकी सबसे ज़्यादा स्टडी हमें इसी की करनी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें इन्फ्लेशन की बात करेंगे। महंगाई का अर्थव्यवस्था पे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाता है सरकार और आरबीआई के द्वारा मिलकर उसकी हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के अंदर। डिफ्लेशन की हम बात करेंगे। डिफ्लेशन का अर्थव्यवस्था पे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो कैसे उसको इकोनॉमिकली बूस्ट किया जाता है। आपने सुना होगा कि अभी कोरोना का केस चल रहा है, लॉकडाउन है, तो उसमें इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों का पैकेज दिया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, स्टिमुलस दिया जा रहा है, ताकि वो डिफ्लेशन से कंट्रोल कर पाएँ। इकोनॉमिक जो एक्टिविटी रुक गई है हमारी वो बढ़ जाए, पैसे दिए जा रहे हैं इसके लिए, तो कैसे डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है वो पढ़ा जाता है। तीसरी बात, बजट। हम बजट के बारे में बात करेंगे। ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, 4 ऑप्शन होंगे, मैक्रो में कैसी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मेरा ये पढ़ाने का मकसद है कि अगर ये वीडियो देख लेते हैं आप, तो जब प्रश्न आए ना तो आप ऐसे कहें कि क्यों हमारा बेवकूफ़ बना रहे हो, मतलब इतने आसान प्रश्न पूछोगे हमसे, इस तरह की आपको फीलिंग आनी चाहिए। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बजट की बात करेंगे। बजट का संविधान में आपको मालूम है, एक आर्टिकल 112 उसमें उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट का उल्लेख है। बजट इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। बजट को ये समझा जाता है, गवर्नमेंट टैक्स से रेवेन्यू कमाती है, लोगों के ऊपर खर्चा करती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा करती है, और जो कमी रहती है इन दोनों के बीच में उसको उधारी लेती है। ये एक बहुत ही समग्र टर्म है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये जितना बड़ा अर्थशास्त्री होगा उतना ही अच्छा बजट बनाएगा और इतना बैलेंस बजट बनाएगा कि किन किन चीज़ों पर टैक्स बढ़ाना है, किन किन इंडस्ट्री को छूट देनी है, और कहाँ कहाँ उनको किन किन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे खर्च करना है, और फिर कितना उनके बीच का अंतर होना चाहिए, यानी कि आमदनी और खर्चे के बीच में कितना अंतर होना चाहिए और उसको कहाँ से पूरा किया जाना चाहिए। इसमें हम बजट को पढ़ते हैं।
आपको ये पता होगा कि जो हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो जो प्रधानमंत्री भी बने थे, उनके समय में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था एलपीजी, 1991 में आया था। मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, सॉरी मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री, पीएम थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह को बहुत अच्छा अर्थशास्त्री कहा जाता है मनमोहन सिंह को। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा परिवर्तन लाए थे 1991 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी रिफॉर्म कब आया था। लिबरलाइजेशन उन्होंने किया, उदारीकरण की नीति अपनाई। 1991 से पहले ये था कि अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना था तो आपके पास क्या होता था, एक ऑफिस होता था, उसमें आप जाते थे, लाइन लगी रहती थी, आप कहते थे कि मुझे लाइसेंस दीजिए, मुझे ये चीज़ बनानी है। चाहे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो, ऐसा नहीं कि जैसे अभी है कि कोई हैजार्डस चीज़, कोई विस्फोटक सामान या कोई मेडिसिन है, उसको बनाने के लाइसेंस लिया जाता है। पहले हर चीज़ का लाइसेंस लेना पड़ता था, चाहे आप कुछ भी बनाए, चाहे एक शर्ट बनाए, कपड़ा बनाए, पेपर बनाए, कुछ भी बनाए, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। अब आपके लाइसेंस लेने जाते थे तो वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा था। करप्शन आज भी है, उस समय भी था। पैसे देने पड़ते थे, हर कोई इंडस्ट्री नहीं डेवलप कर पाता था। बहुत ही रिच लोग, अमीर लोग, जिनके पास पैसा होता था या पहुँच होती थी, वही कोई भी इंडस्ट्री बना पाते थे, डेवलप कर पाते थे। उन्होंने क्या किया, लिबरलाइज कर दिया, लाइसेंसिंग राज को ख़त्म कर दिया। कुछ चीज़ों को छोड़ के, लाइसेंसिंग राज का खत्म होने का मतलब नहीं कि अब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, नहीं, कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी सब चीज़ें लाइसेंस फ्री होगी। पेपर एक सिंपल होता है, आप फॉर्म भरिए, आपको परमिशन मिल जाएगी। प्राइवेटाइजेशन, सभी सेक्टर सरकार के हाथ में थे, कुछ सेक्टर छोड़ दिए जाएँ तो सभी ज़्यादातर सेक्टर सरकार के हाथ में थे, उसको इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। ज़्यादातर सेक्टर को प्राइवेट लोगों ने उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया 1991 के बाद। आपकी जो इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत कम होता था, बाहर की कंपनियां नहीं आती थी। 1991 के बाद आपके पास बाहर की कंपनियां आने लग जाएगी, आने लग गई। ये हम जीडीपी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इससे जीडीपी पे कितना बड़ा असर पड़ा। बाहर की कंपनियां आई, उससे जीडीपी पर बहुत बड़ा असर पड़ा और हमारी अर्थव्यवस्था तब से बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसलिए मनमोहन सिंह को बहुत ही अच्छा अर्थशास्त्री कहा जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री उतना अच्छा नहीं कहा जाता इनको, लेकिन अर्थशास्त्री एक बहुत अच्छे थे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 1991 में आया था। एलपीजी रिफॉर्म, बजट के बारे में पढ़ा, अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम क्या पढ़ते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी पढ़ते हैं, पुअर्टी की स्टडी करते हैं, कितने टाइप की पुअर्टी होती है ये पढ़ते हैं। जीडीपी की हम बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल एकदम एकदम याद हो जाएगा, ऐसा कि आप किसी को भी बता देंगे आराम से, एकदम एबीसीडी की तरह। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी होता है नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, एनएनपी होता है। ये सब चीज़ें होती हैं सॉरी ये सब चीज़ें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है सॉरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी रहती है। इसी के बाद हमें टैक्स आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं, टैक्स की स्टडी करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बजट, पॉपुलेशन की स्टडी को कहते हैं, कैसे पॉपुलेशन बढ़ी, कब से बढ़ी, है ना। पॉवर्टी, गरीबी कितने तरह की होती है, क्यों होती है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या होती है, टैक्स के बारे में कितने तरह के टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अब तो जीएसटी आ गया है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ये सब चीज़ें हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। और इसका हम सेपरेट एक बहुत डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को समझने के लिए। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मैक्रो का मतलब पूरे देश की बात होती है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की बात होती है। इसमें किसी एक इंडिविजुअल या किसी फर्म, इंडस्ट्री की बात नहीं होती है। ठीक है, अब हमारा सबसे मेन टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर और डेवलप्ड अनडेवलप्ड कंट्री में कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कौन सी कंट्री डेवलप हो गई है, कौन सी अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ये इन्हीं सेक्टर पे डिपेंड करता है। इसको हटा देते हैं। अब बात करेंगे हम प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, बहुत बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कौन सा सर्विस सेक्टर है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। पहले और दूसरे में अंतर कर पाना बहुत आसान है, मेन आती है सर्विस सेक्टर में दिक्कत। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इसमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि।
प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, कृषि के द्वारा मैक्सिमम चीज़ों को कच्चे रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग हम सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहते हैं। एग्रीकल्चर में ही आपको डेयरी आता है, फिशिंग आता है, एपीकल्चर आता है, सेरीकल्चर आता है। यानी कि जितने भी कच्चे उत्पाद, कच्चा प्रोडक्ट जहाँ से प्राप्त होता है उसी को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसका पहचानना बहुत आसान है। एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, एपीकल्चर, है ना, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, एपीकल्चर शहद का उत्पादन, ये सब इसमें आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है फिर? ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जितना भी रॉ मटेरियल है, इन सब का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करके इनके दाम को, इनकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है, इनकी कीमत बढ़ जाती है। आलू 10 रुपये किलो है, चिप्स बना दिया 1 किलो में, तो वो कम से कम आपका 500 रुपये का बिकेगा। चिप्स देखते हैं, चिप्स का पैकेट होता है, उसमें 4 चिप्स होते हैं, 5 रुपये 10 रुपये का आप लेते हैं। चलिए चिप्स के पैकेट पर ध्यान आया। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? आपको याद होना चाहिए, नाइट्रोजन गैस भरी होती है चिप्स के पैकेट में। जैसे चीज़ें उसमें से जो भी होती है ख़राब नहीं होती है। अपने मुख्य मुद्दे पे आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, जितनी भी चीज़ें, इन सभी को प्रोसेस्ड करके इंडस्ट्री के द्वारा प्रोसेस्ड किया जाता है। इंडस्ट्री के द्वारा, जैसे माइनिंग, इंपॉर्टेंट तो भूल ही गए थे हम लोग। माइनिंग, खदान, लोहा बनाया जाता है, लोहा निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, बहुत सारे मेटल निकाले जाते हैं, कोयला निकाला जाता है। लोहा वहाँ से निकाला गया, यहाँ पर मोटरसाइकिल बना दी गई। आलू निकाला गया, यहाँ से चिप्स बना दिया गया। डेयरी निकाला गया, यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर पैकेट कर दे बना दिया गया। जहाँ से दूध निकाला जाता है 10 से 20 रुपये लीटर होता है, पैकेट में मिलने के बाद ही 50 रुपये लीटर हो जाता है। शहद का उत्पादन जहाँ पर होता है, वहाँ से फिर इंडस्ट्री में आता है, वहाँ पर पैकेट में, डब्बे में पैक किया जाता है। सेरीकल्चर, रेशम का उत्पादन होता है, फिर उसे धागे बनाए जाते हैं, फिर उसके रेशम की साड़ियाँ, कपड़े वो बनाए जाते हैं, वो कितने महंगे बिकते हैं। माइनिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसको रट लेंगे, रटना भी नहीं है, आसान है, याद हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे अब हम। ये सारे ही रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है, फिनिश्ड गुड बनाते हैं रॉ मटेरियल से, है ना, ये फिनिश्ड गुड बनाते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल, फ्रॉम रॉ मटेरियल। फिनिश्ड गुड बनाते हैं रॉ मटेरियल से, और उनका तब जाके प्राइस असली आता है हमें समझ में कि हाँ ये चीज़ इतनी महंगी हो सकती है। ठीक है, ये पहचानना बहुत आसान है। कोई भी इंडस्ट्री होगी, आयरन इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हुई, वो इसके अंदर आ जाएगी। टर्सरी सेक्टर क्या होता है फिर? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब, अब जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद आप ऐसा तो नहीं कि थैला लेके जाते हैं, कुछ सामान भर के ले आते हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे इतने खर्च होते हैं, आप 2-4 पेपर लेके आ जाते हैं, लेकिन आप सर्विस लेते हैं। स्कूल में जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि आप बैग में भर के बहुत सारी एजुकेशन लेके आ जाते हैं, नहीं। सर्विस सेक्टर का मुख्य होता है कि अब जो चीज़ वो सर्विस होती है सर्विस सेक्टर में, उसको छू नहीं सकते हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बताऊँगा। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर हुआ, कुरियर सेवा हुआ, हॉस्पिटल हुआ, एजुकेशन, टेलीकॉम सेक्टर हुआ, कुरियर सेवा हुआ, हॉस्पिटल, एजुकेशन, टूरिज्म। ऐसा थोड़ी कि आप कहीं घूमने जाते हैं तो बस को घर पे लेके आ जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो सीट वीट सब घर पे ले जाते हैं, सब वहीं छोड़ के आ जाते हैं। आपने सिर्फ सेवा ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर को पहचानना। अभी आगे बात करेंगे कि सर्विस सेक्टर किसी देश के विकास में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये और ये चीज़ें हुई, टूरिज्म हुआ, हॉस्पिटल हुआ, और तमाम चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, जिसको हम सर्विस सेक्टर में कहते हैं। बैंकिंग है, बैंकिंग भी आ जाता है। BPO, कॉल सेंटर। कॉल सेंटर, BPO क्या होता है? कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसके बारे में जानकारी देनी है, उसमें कमी क्या है, इन सब चीज़ों के लिए BPO कॉल सेंटर बनाए जाते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है BPO का मतलब। कॉल सेंटर एक ही तरह से काम करते हैं। होता क्या है कि अमेरिका में मान लीजिए एप्पल है फ़ोन, बहुत महंगा बिकता है वहाँ पर। यहाँ पर सब जगह एप्पल फ़ोन बहुत महंगा बिकता है। तो क्या होगा, उससे संबंधित जितनी जानकारी देनी है, कोई प्रॉब्लम हुई, उसको अगर सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना हुआ तो क्या करेंगे? अगर ये सब चीज़ें अमेरिका में ही बनाई जाए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग तो अमेरिका में होती नहीं है, वो भी चाइना में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ सस्ता लेबर है। अब अगर उससे संबंधित प्रॉब्लम हुई, कोई भी बात हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, उसके बारे में जानकारी लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट हुआ, कोई चीज़ की सेल करनी है, अगर वो अमेरिका में ही है, एक एम्प्लॉय वहाँ पर 40 से 50 हज़ार लेगा, उससे कम में तो वहाँ का आदमी काम ही नहीं करेगा।
तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ये क्या काम करते हैं, गरीब देश हैं, भारत, चाइना, इन सब जगह पे कॉल सेंटर बना देते हैं, बीपीओ बना देते हैं उनका। यहाँ से क्या होता है, 8,000 7,000 में आप एक एम्प्लॉय रख देते हैं जो कि वहाँ पर 40-50,000 लेंगे, सस्ते में काम हो जाता है। सर्विस देते हैं, ये सर्विस सेक्टर में आता है। बैंकिंग, हॉस्पिटल, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ सॉफ्टवेयर बनाती हैं। क्या उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं छू सकते, देख भी नहीं सकते हैं। ये सर्विस सेक्टर में आती हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ सर्विस लेनी होती है। सॉफ्टवेयर की बनाने की कंपनी होती है, लेकिन वो इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता है। इंडस्ट्री के अंदर जो भी चीज़ बनेगी आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका एक वजन होगा, है ना। सर्विस सॉफ्टवेयर कंपनियाँ जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं वो इसमें नहीं आती हैं, इसलिए ये इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, सर्विस सेक्टर के अंदर है। ये कुछ चीज़ें हुई। और क्या छूट गया? और तो कुछ छूटा नहीं। रिटेल स्टोर जितने भी हैं, जो परचून की दुकान है, जैसे सोप्स हुए, रिटेल स्टोर जिसमें आता है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपको बाइक खरीदनी है तो बाइक की कंपनी में आप चले गए, आपको चिप्स खरीदना है, चिप्स की कंपनी में आप चले गए, है ना। आपको साड़ी खरीदनी है रेशम की, तो आप इंडस्ट्री में चले गए कि भैया हमें साड़ी दे दो। ऐसा तो नहीं करते हैं ना आप लोग। क्या करते हैं आप लोग, उसके लिए एक स्टोर होता है, बाइक का, कार का, कंपनी होती है, थोड़ी दुकान होती है, वहाँ पर आप जाते हैं। लेकिन वो दुकान, वो रिटेल स्टोर उस चीज़ों को बना नहीं रहे होते हैं, ठीक है। आप इस बात को समझिएगा, कोई भी बाइक की दुकान हुई, कार की दुकान हुई, रिटेल स्टोर हुआ, कोई भी चीज़ उसको बना नहीं रहे हैं, वो बना कहीं और है, अपने यहाँ रखते हैं और अपने यहाँ से किसी को बेच देते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। सोप्स, रिटेल स्टोर, ये सब मीडिएटर का काम करते हैं, चीज़ों को बनाते नहीं हैं। इस बात को अच्छे से समझ लें। तो ये सब टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगे, सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। टूरिज्म हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, इसको एक बार देख लेंगे। टेलीकॉम सेक्टर, कुरियर सर्विस, हॉस्पिटल, एजुकेशन, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, बीपीओ, बैंकिंग, सोप्स, रिटेल स्टोर वगैरह, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर हम समझ लीजिए। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि उद्योगों का विकास, औद्योगिक क्रांति कब से शुरू हुई। ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ, और जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई पूरे विश्व में एक होड़ मच गई। दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं हो गई, कैपिटलिस्ट हो गई, एक मालिक हो गए और एक मजदूर हो गए, इनमें डिवाइड हो गया। रूरल जो होता है, गांव से शहर का विकास होना शुरू हो गया, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती थी। बहुत ही बड़ी क्रांति आई जब औद्योगिक क्रांति आई। ये ब्रिटेन से शुरू हुई थी, इसको हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था विकासशील है, विकसित है, अविकसित है, उसमें इन सेक्टर का क्या योगदान होता है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसके लिए इंडिया है। क्यों? इंडिया में 50% पॉपुलेशन, अगर हम देखिए कहीं पर लिख देते हैं, हटा ही देते हैं, ये सब चीज़ें एक बार लिख लेना कहीं पर आप लोग। एक तो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक। भारत की बात करें तो इसमें प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने प्रतिशत, 50 से 60% जनसंख्या लगी हुई है। जीडीपी की भी बात करेंगे हम। जीडीपी में इसका योगदान प्राइमरी सेक्टर कितना है, तीसरे नंबर पे है, ठीक है। इसको पहले 50 से 60% पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है भारत की। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, इसका उदाहरण सबसे बढ़िया चाइना है। इसमें क्या है, 50 से 60% जनसंख्या इसकी, 50% से हम ऊपर की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगी हुई है। सेकेंडरी सेक्टर में चाइना की लगी हुई है। टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं अगर, यूएस से 50% से ज़्यादा जनसंख्या इनकी टर्सरी सेक्टर में लगी हुई है। वैसे एग्जैक्ट आंकड़ा तो 80% का है, 79% का है इसका अभी का आंकड़ा। इतनी प्रतिशत जनसंख्या यूएसए की टर्सरी सेक्टर में लगी हुई है। तो किसी देश के विकास में क्या योगदान होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर का। जब कोई भी देश शुरुआती अवस्था में होता है, जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे यहाँ पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। 80% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। अंडर डेवलपिंग नहीं थे हम लोग, अनडेवलप्ड थे, अविकसित देश थे, भुखमरी बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, परचेजिंग पावर नहीं थी, तो प्रोडक्शन भी कम होता था, फैक्ट्रियाँ भी नहीं थी। तो हम लोग पहले प्राइमरी सेक्टर के अंदर थे। प्राइमरी सेक्टर पर हमारी सारी की सारी अर्थव्यवस्था थी भारत की। धीरे धीरे इंडस्ट्री का विकास हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग आए, तो थोड़ी सी हमारी एग्रीकल्चर वाली पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। अभी भी 50 से 60% पॉपुलेशन हमारे भारत की प्राइमरी सेक्टर में है, 50 से 60% इसके बीच में है। सेकेंडरी सेक्टर में 20% के करीब जनसंख्या है, और टर्सरी सेक्टर में मात्र 10% की जनसंख्या है। मौजूदा स्थिति भारत की ये है। अब हमारा देश डेवलपिंग कंट्री में है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था में है। उसके लिए सेकेंडरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है और टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है।
पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में है, और जीडीपी में योगदान हमारा सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर का है। 10% जनसंख्या जब लगी हुई है तो हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान, यानी कि 80% का योगदान जीडीपी में सर्विस सेक्टर का है। 80 नहीं, ये और कम होगा, 60 से 70% है, 60% से ऊपर है, अभी एग्जैक्ट डाटा भी बताऊंगा। 20% से जनसंख्या सेकेंडरी सेक्टर में है, ये सेकंड नंबर पे है, और प्राइमरी सेक्टर में हमारे इतने सारे लोग हैं, और सबसे कम 10% के करीब जीडीपी में योगदान है सिर्फ एग्रीकल्चर का। इसीलिए हम डेवलपिंग कंट्री हैं। जो अनडेवलप्ड कंट्रियाँ हैं अभी भी, उनकी तो 80% जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में अभी भी लगी हुई है। वो हम देखेंगे कि क्या मानक है। अब चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना का हिसाब बहुत ही बढ़िया है। चाइना स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की वजह से ज़्यादातर होता है, समझ गए आप लोग। हमारे यहाँ अनस्टेबिलिटी बहुत है और पर्सनल हित बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसीलिए देश का विकास थोड़ा रुक जाता है। और फिर यहाँ पर जितने भी नेता है वो कास्टिज्म, रीजनलिज्म, आप समझ रहे हैं, जातिवाद और ये सब धर्म के नाम पर लड़ाना, ये सब इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा जाती है, हम लोग आपस में ही लड़ जाते हैं। चाइना में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में 20 से 30% लोग हैं, और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में बराबर के लोग हैं। वहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डेवलप है, टर्सरी सेक्टर में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात नोट करने वाली है कि वहाँ प्राइमरी सेक्टर में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि जीडीपी में योगदान कम है। फिर सेकेंडरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है चाइना की जीडीपी में, टर्सरी सेक्टर का उससे ज़्यादा है, मतलब बराबर है जीडीपी में। सेकेंडरी टर्सरी का ज़्यादा है लोग, लेकिन दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है। ये चाइना की इकोनॉमी है। लेकिन अब हम अमेरिका की बात करते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा आपका पॉपुलेशन सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लगेगी, आपका डेवलपमेंट देश का उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी प्राइमरी सेक्टर में लगेगी, उतना ही डेवलपमेंट विकास आपके देश का कम होगा, जैसे कि स्थिति भारत में है। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका, इसकी कृषि मान लीजिए, अब मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा और हम रिलेटिव स्टडी भी कर लेंगे सबकी भी। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, क्या है इसमें? एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, माइनिंग वगैरह सब इसमें आ जाता है। अगर हम बात करें अमेरिका के पॉपुलेशन की, तो अमेरिका के पॉपुलेशन का सिर्फ 1.4%, 38 करोड़ है। वैसे वहाँ की टोटल पॉपुलेशन 38 करोड़ के करीब है। कोरोना का खत्म होने से पहले की है जनसंख्या, याद रखेंगे। अभी तो जनसंख्या पर क्या होगा पता नहीं है। 1.4% पॉपुलेशन सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान नहीं है, बहुत है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पॉपुलेशन देखिए 1.4%। चाइना में कितनी है? 20%। भारत में इस सेक्टर में कितनी है? 50%। जीडीपी में सेम योगदान, समझ गए। अमेरिका और अमेरिका का बाकी पॉपुलेशन क्या कर रही है? ऐसे भारत की तरह नहीं है कि अगर कृषि में काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी हो जाएंगे। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लगी हुई है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यूएसए की प्राइमरी सेक्टर में जनसंख्या का प्रतिशत है वो 1.4%, तो ये पिछले 10-12 सालों से सेम है। इवन 2009 में, आज से 10 साल पहले तो 1.3% थी, अब इसकी 1.4% है। ये अभी का आंकड़ा है। यूएसए की सेकेंडरी सेक्टर देखिए, इसको समझना ही है आपको, रटना कुछ नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो इसकी 19% जनसंख्या, सेकेंडरी सेक्टर की 19.18, यह भी का आंकड़ा है। सेकेंडरी सेक्टर में चाइना में कितनी है? 30 से 40% है, 30% से 40% है सेकेंडरी सेक्टर में। भारत में भी इतनी ही है, भारत में तो 10-15% के करीब है, भारत में कम है। इसकी 19.18% है सेकेंडरी सेक्टर में पॉपुलेशन लगी हुई है। जीडीपी में योगदान इसका आप समझ रहे हैं कितना होगा। टर्सरी सेक्टर आता है, यानी कि सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। सर्विस सेक्टर में अमेरिका की 79% जनसंख्या है। सोचिए, यानी कि अगर आपका देश विकसित है, विकासशील है, इसका मानक है कि आपकी कितनी पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में लगी है और कितनी सेकेंडरी सेक्टर में लगी है और कितनी कम प्राइमरी सेक्टर में लगी है। आप समझ रहे होंगे कि क्यों हमारे भारत में प्राइमरी सेक्टर में ज़रूरत लोगों की 10% की है, 40% लोग वहाँ ऐसे ही ज़बरदस्ती ही पड़े ज़बरदस्ती ही खेती में के काम में लगे हुए हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है वो बाहर के शहरों में जाते हैं रोज़गार की खोज में, सेकेंडरी सेक्टर में लगते हैं, और जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं सर्विस सेक्टर में लगते हैं। तो ये पूरे विश्व की संख्या है, विश्व की अर्थव्यवस्था है, जिसमें यूएसए सेकेंडरी सेक्टर पर राज कर रहा है अभी, समझ गए। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जेफ बेजोस हैं जो सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं। ये दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं इन्हीं सेक्टरों में तो लगे हुए हैं, और कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं ये। सेकेंडरी सेक्टर में भी वहाँ पर जितने भी आर्म्स, बड़ी बड़ी हवाई जहाज, हथियार, ये सब अमेरिका बनाता है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें। तो ये हमने पढ़ा यूएसए, चाइना और इंडिया तीनों के बारे में पढ़ा। यूएसए, चाइना सेकेंडरी सेक्टर पर राज कर रहा है, और हम एज यूजुअल, अरे उल्टा हो गया, हाँ,
और हम यूएसए राज कर रहा है सर्विस सेक्टर पे, और हम भैया भारत प्राइमरी सेक्टर पे राज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि योग्यता की कमी है यहाँ पर, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है रिसोर्सेज का, है ना, जॉब वहाँ पर निकलती नहीं है। अगर यहाँ पर किसी के अंदर योग्यता भी है तो उस योग्यता के हिसाब से भी जॉब नहीं मिल पाती। आपने सुना भी होगा आईआईटी वाला बंदा रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बैठ रहा है और सेलेक्ट हो रहा है, तो स्वीपर की अगर भर्ती में निकलती है तो भी ग्रेजुएट लोग भर्ती हो जाते हैं। तो यहाँ पर रोजगार कम है। क्यों? आप समझ रहे हैं क्यों है? क्योंकि आपके जीडीपी का ज़्यादातर पैसा अनडेवलपमेंट कार्यों में जाता है, वेलफेयर के कामों में जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, और फिर कैसे कायदे से इन्होंने पूरे विश्व का दोहन किया ना। इस औद्योगिक क्रांति के बाद की पूछिए ही मत। मतलब किसी भी देश में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसको प्रोडक्शन को, सारी इंडस्ट्री का सत्यानाश बेड़ा गर्क किया इन्होंने। और वहाँ से कच्चा माल, आपको पता है कि कच्चा माल की क्या कीमत है? कुछ नहीं, कौड़ियों के भाव बिकता था कच्चा माल, और उसको अपने यहाँ इंडस्ट्री में उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के उन्हीं गरीब देशों पे थोप दिया जाता था महंगे महंगे दामों में। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तो इसी सिस्टम की वजह से चौपट हुई है। और सबसे पहले ब्रिटेन में आया, फिर फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका में फैला, भारत में तो फैलने ही नहीं दिया गया। आज़ादी के बाद भी बहुत दिनों बाद तक हम अभी स्ट्रगल कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे आया, इसको थोड़ा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर के बारे में हमने पूरी डिटेल से स्टडी की। कैसे किसी देश के विकास के लिए टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है। पॉपुलेशन किसी देश की अगर सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में है तो वो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, और जो अविकसित देश है उनकी तो 90% पॉपुलेशन कृषि कार्यों में लगी रहती है। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कोई वहाँ पर विकास हुआ नहीं होता है, या हुआ भी रहता है तो बहुत ही छोटे स्तर पर रहता है, और इतने छोटे स्तर पर होता है कि वहाँ पर जीडीपी में उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है। इंडस्ट्री नहीं होने से, सर्विस सेक्टर नहीं होने से आपकी जीडीपी बहुत कम हो जाती है। जीडीपी को हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, औद्योगिक क्रांति की, जिसके बाद से सेकेंडरी सेक्टर का विकास हुआ, और उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फेज खत्म हो गया तो फिर सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ गया जीडीपी में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हम बात करने से पहले समझते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो उससे पहले देश या पूरे विश्व की क्या अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। देखिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन घरों में होता था, गाँव में होता था, कस्बों में हुआ करता था, छोटे स्तर पे प्रोडक्शन होता था, हर किसी की वो आमदनी होती थी, हर किसी के लिए आमदनी का एक जरिया होता था ये। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद से क्या परिवर्तन आया कि जो भी चीज़ का प्रोडक्ट, वस्तु का जो उत्पादन है, वो घरों गाँवों से निकलकर फैक्ट्रियों में होने लग गया। फैक्ट्रियों में होने की वजह से घर और गाँव में जो प्रोडक्शन होता था उनका प्रोडक्शन ख़त्म हो गया, बंद हो गया। कारण इसलिए क्योंकि अभी अब बात करेंगे उसकी कि जब स्टीम इंजन का विकास हुआ तो उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनता था, कहा यह जाता था, इस तरह का एस्टिमेट बनाया गया था कि 100 रुपये अगर जिसको बनाने में खर्च होते थे पहले, फैक्ट्री में बनाने से पहले, अब वो मात्र 15 रुपये में बनने लग गया था। 85% की कटौती आ गई थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। इतना बड़ा अंतर आया था। प्रोडक्ट बहुत सस्ते होने लग गए थे, और जो घरों में बनते थे वो प्रोडक्ट महंगे होते थे। परेशानी यहाँ से शुरू हो जाती है। पूरे विश्व को इन्होंने चूसना शुरू कर दिया उसके बाद से इंग्लैंड ने, क्योंकि ज़्यादातर देश इंग्लैंड की कॉलोनियाँ हुआ करती थी। पहले ट्रेड हुआ करता था। भारत में जब आए थे अंग्रेज़ तो ये रॉ मटेरियल को अपने यहाँ ले जाते थे, और कहा यह जाता है कि वहाँ के हर घर में भारत का बनाया हुआ कपड़ा और प्रोडक्ट रहता था। मसालों को ले जाते थे यहाँ से, बहुत कीमती से कपड़ों को ले जाते थे, और वो हर घर में होता था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उन्होंने वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल जो गाँव घरों में बना करता था वो सब बंद करवा दिया। और जब वो बेरोज़गार हो गए तो उनको इंडस्ट्री यानी कि रॉ मटेरियल जो कि प्राइमरी सेक्टर में लगा दिया गया, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्री चौपट हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई, और कृषि पर आधारित जनसंख्या बढ़ गई। हमारे देश का जो विकास होना था वो रुक गया। विकास हमारा होता रहता अगर वो इंडस्ट्री के ऊपर अगर इन्वेस्ट करते तो हमारे देश का भी विकास उसी समय से हो जाता जब इंग्लैंड में शुरू हुआ था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे देश को ही नहीं, जितनी भी उनकी कॉलोनियाँ थी उसको कच्चे माल का उत्पादक बनाया उन्होंने। वहाँ से कच्चा माल लिया, इवन वो लोगों को ले जाकर, लेबर का भी ज़रूरत पड़ती थी तो लेबर को भी ले जाते थे, लेकिन वो फैक्ट्रियों में नहीं लगाते थे। लेबर को फैक्ट्रियों में वो नहीं लगाते थे, वो कृषि कार्य प्राइमरी सेक्टर में जगह जगह ले जाकर लगा देते थे, ताकि रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिससे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कंपनियों में ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन हो और फिर वो उसको फिनिश्ड गुड को बेच पाएँ। पहला फेज जो
हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का, वो इंग्लैंड में हुआ था 1760 और 1870 दशक के बीच में। ये पहला फेज़ था जब हमारे देश में, सॉरी इंग्लैंड के अंदर आयरन का प्रोडक्शन शुरू हो गया था। आयरन के प्रोडक्शन से क्या हो गया था, फैक्ट्रियों के लिए जो मशीनरी थी वो बननी शुरू हो गई थी। फिर और ज़्यादा फैक्ट्रियों का विकास हुआ, स्टीम पावर का विकास हुआ, जिससे उन फैक्ट्रियों से उत्पादकता को बढ़ाया गया, कीमत जिनकी कम रहती थी। फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हो गया, यानी कि जो भी वस्तु गाँव घरों में बना करती थी अब वो फैक्ट्रियों में बनने लग गई। उससे क्या हो गया कि ज़्यादातर पॉपुलेशन बेरोजगार हो गई और वो फैक्ट्रियों में आके काम करने लगी मजदूर की तरह। फैक्ट्री के पास रहने लग गए, अर्बन कल्चर शुरू हो गया, एक अर्बन कल्चर शुरू हो गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी शुरू हो गई, मालिक और मजदूर का एक रिश्ता शुरू हो गया, फैक्ट्री के आसपास लोग रहने लग गए। एग्रेरियन इकोनॉमी थी वो अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अब इंडस्ट्री, रोजगार, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था हो गई। एग्रेरियन और रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण परिवेश का परिवर्तन अर्बन परिवेश में हो गया। तभी आप देखते हैं कि हमारे भारत में जो उस समय औद्योगिक इकाइयाँ जहाँ जहाँ लगी, आज भी वहीं पर अर्बन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा है। मुंबई, कलकत्ता ये हुए और साउथ इंडिया हुआ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड और कंपनियाँ वहीं लगी, इसीलिए वहाँ पर अभी भी अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, अर्बन डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। यूपी बिहार में सबसे कम हुआ है, ऐसा नहीं कि यूपी बिहार में पहले नहीं था, लेकिन वहाँ की सरकारों ने होने नहीं दिया। बाद में हम चर्चा करेंगे इसकी। तो इंडस्ट्रियल और अर्बन कल्चर शुरू हो गया। इस बात को आपने समझा। शुरुआत कैसे हुई? 1764 में जेम्स हेगरवीज ने एक स्पिनिंग जेनी नाम से एक वो मशीन बनाई, स्पिनिंग जेनी नाम से, जो धागा काटती थी। पहले धागा काटने के लिए घरों में आपने देखा होगा, अगर आप गांव में देखे होंगे कि चरखे से काटा जाता था। मुझे तो याद है, मैं बचपन में गांव में था तो धागा चरखे से काटते थे, फिर उसको बेचते थे। कॉटन लाते थे, उससे धागा बनाते थे, फिर वो धागा कपड़ों की फैक्ट्रियों में जाता था। पहले कपड़ा भी घरों में ही बनता था। अभी भी जो होममेड साड़ियाँ हैं, कालीनें हैं, घरों में ही बनती हैं। बनारस की जैसे बहुत प्रसिद्ध है, भदोही की वो कालीन बहुत मशहूर है, वो घरों में ही बनती थी। 1764 में जेम्स हेगरवीज ने स्पिनिंग जेनी नाम से एक मशीन बनाई जो धागा काटने लग गई थी फैक्ट्री के अंदर। फिर 1784 में एडमंड कार्टराइट आए, उन्होंने कपड़े बनाने की ही मशीन बना दी, यानी कि अब कपड़ा जो घरों में बना करता था वो अब फैक्ट्रियों में बनने लग गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास शुरू हो गया। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है जेम्स वाट का नाम। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, किताबों में आती थी कि एक व्यक्ति थे जो केतली, जब माँ उनकी खाना बनाती थी तो केतली को बहुत ध्यान से देखते थे, उसमें भाप निकलती थी और ढक्कन हट जाया करता था। वो खेल खेल में क्या करते थे, उसके ऊपर पत्थर डाल देते थे, फिर देखते थे फिर भी वो भाप जो है केतली का ढक्कन हटा दे रहा है, वजन बढ़ाते चले जाते थे। तो अब उन्हें पता चला कि भाप के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का विकास किया, स्टीम इंजन का विकास किया। भाप के द्वारा जो मशीन चलने लगी, जेम्स वाट की ही देन है, जिसकी वजह से भाप पर आधारित मशीनें चलने लगी। उससे कॉस्ट जो है 100 रुपये का, जिसका प्रोडक्शन का कॉस्ट था वो 15 रुपये होने लगा। 85% की कटौती आ गई उसके प्रोडक्शन कॉस्ट में। जेम्स वाट का नाम बहुत ही मशहूर है, स्टीम इंजन का इन्होंने विकास किया था। और पहला फेज जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का शुरू हुआ था वो इसी वजह से शुरू हुआ था। 1764 में स्पिनिंग जेनी नाम से मशीन बनी, 1784 में कपड़े बनाने की मशीन बन गई। पहला फेज खत्म हो गया। एग्रेरियन इकोनॉमी से हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में आ गए, उद्योगों का विकास शुरू हो गया और पूरे विश्व को इन्होंने कच्चा माल बनाने का मशीन समझ लिया और अपने यहाँ फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके उसको उन्हीं देशों में भेज देते थे। तो बाकी सारे देशों में थोड़ी बहुत भी जो डेवलपमेंट, वो जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी थोड़ी बहुत भी, वो भी खत्म हो गई। आपको पता होगा कि नील आंदोलन चला, फिर भारत में कई सारे आंदोलन चले, ये उन्हीं की देन है। सेकेंडरी फेज, 4 फेज हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के, अच्छे से याद रख लेंगे। सेकेंड फेज शुरू होता है 1860 से। 1860 में क्या हुआ? आपको ये पता है कि अमेरिका भी कॉलोनी थी इंग्लैंड की। हमारे भारत और अमेरिका में ये अंतर आ गया कि हमारे भारत से सारे अंग्रेज यहाँ बसना नहीं चाहते थे, अमेरिका में वो बस गए। तो उन्होंने अपनी ही होम कंट्री इंग्लैंड से लड़ाई लड़ी, जिसको अमेरिकन सिविल वॉर कहते हैं, 1861 से 65 के बीच में, और अमेरिका आज़ाद हो गया। इसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, रशियन अमेरिकन क्रांति, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। 1860 में इलेक्ट्रिक पावर का आविष्कार हो चुका था और सेकेंड फेज इलेक्ट्रिक पावर के आविष्कार से सेकेंड फेज शुरू हो जाता है 1860 से अमेरिका से। ये अमेरिका में शुरू हुआ। थर्ड फेज औद्योगिक क्रांति का शुरू होता है जब कंप्यूटर का विकास होता है 1980 के दशक में। 1980 के दशक में कंप्यूटर का विकास हो गया, ज़्यादातर काम कंप्यूटर के द्वारा होने लग गया, लोगों को ज़रूरत कम पड़ने लग गई, मशीनों को कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाने लगा, बेरोजगारी थोड़ी सी बढ़ गई। चौथा फेज सबसे खतरनाक फेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। भारत उसमें प्रवेश कर चुका है पिछले साल ही प्रवेश कर चुका था भारत, तो इसे फोर्थ फेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे डिजिटल रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो फोर्थ फेज हम 3-4 फेजों के बारे में जान चुके हैं। फर्स्ट फेज जो इंग्लैंड में शुरू हुआ 1760 1870 के बीच तक ये चलता रहा,
जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाई थी, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा क्रांति हुई। आयरन प्रोडक्शन हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी, स्टीम पावर का इस्तेमाल हुआ, फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुआ। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अब इंडस्ट्रियल आधारित व्यवस्था हो गई, फैक्ट्रियों में सामान बनने लग गया, रूरल ग्रामीण परिवेश से अब अर्बन परिवेश में आप एंटर कर चुके थे। दूसरा फेज इलेक्ट्रिक पावर के आविष्कार से शुरू हुआ, तीसरा फेज कंप्यूटर के, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू हुआ। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्रम था। इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ इंग्लैंड के अंदर, और इसी की वजह से भारत जैसे देशों को और इन्होंने पीछे कर दिया। पहले तो इन्होंने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट की, यहाँ का सारा धन ले जाकर अपने यहाँ इनमें इन्वेस्ट किया। इतना ज़्यादा धन ले गए थे कि उनको भारत के धन से, ये लोग ज़्यादातर तो भारत के धन से ही इनकी इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी। और फिर वो यहाँ से फिर धन, वहाँ से इंडस्ट्री भी डेवलप की, फिर यहाँ से मैन्युफैक्चर फिनिश्ड गुड को ले जाकर बेचा और धन की उगाही की। उन्होंने गरीब से गरीब बना दिया भारत को इन लोगों ने मिल के। तो ये हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि हमारी कितने तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, थोड़ा हम ये जान लेते हैं। कौन कौन से देश हैं इसमें, ये जान लेते हैं हम। तीन तरह की अर्थव्यवस्था होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट को पूंजीवादी भी कहा जाता है, पूंजीवादी। मिक्स्ड को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, समाज अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट सामाजिक अर्थव्यवस्था कही जाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी एक्चुअली में इसका टर्म है समाजवादी। समझने की कोशिश करते हैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। कैपिटलिस्ट का एक अच्छा सा एग्जांपल है यूएसए। सोशलिस्ट समाजवादी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है रसिया, भूटान। और मिश्रित का तो आप सभी जानते हैं, आपका अपना प्यारा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। क्या है अंतर इन तीनों में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसी भी वस्तु का उत्पादन या सेवा देने का जो मेन वो होता है, प्रोडक्शन होता है, वो होता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। संसाधन, निर्माण और वितरण देश के संसाधन का, निर्माण का, वितरण और मूल्य निर्धारण का अधिकार। इस बेसिस पे तीन अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था के अंदर देश के संसाधनों पर प्राइवेट सेक्टर का व्यक्तिगत अधिकार होता है, व्यक्तियों का अधिकार होता है, सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है देश के संसाधनों का दोहन करने का। जैसे माइनिंग हुआ या कुछ भी एग्रीकल्चरल ही हुआ, उसका फिर निर्माण करना, किस प्रोडक्ट का निर्माण करना है, क्योंकि जिसकी डिमांड होगी वो उसी का निर्माण करते हैं, जिसमें फ़ायदा होता है जिसका, उसी का ये निर्माण करते हैं। इसमें गरीबों को रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, गरीबों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, जैसे मनरेगा, पीडीएस, ये सब सिस्टम वहाँ नहीं चलाया जाता है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं दी जाती है। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगा, जहाँ से फ़ायदा ज़्यादा होगा, उसी चीज़ का निर्माण होगा। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार प्राइवेट कंपनियों को होता है, प्राइवेट लोगों को होता है। सरकार का उसमें इंटरफेरेंस ना के बराबर होता है। हालांकि अब चेंज हो गया थोड़ा सा, अब कंट्रोल यूएसए कर रही है। पहले तो शुरुआत में पूरी की पूरी 100% पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वहाँ की। मूल्य निर्धारण, किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य क्या होगा, ये प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता था। तो क्या वहाँ पर गरीब आदमी सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है वो, जिसमें देश के संसाधन, निर्माण, वितरण, मूल्य निर्धारण का अधिकार प्राइवेट कंपनियों को होता है। ये कहलाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सरकार सिर्फ पॉलिसी बनाती है, उसका देश के संसाधन, निर्माण, वितरण और प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में अब आपको थोड़ा कैसे, जीडीपी आपको पता है, जीडीपी में अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे। मेरा आपको ये प्रॉमिस है कि आपके लिए अर्थव्यवस्था एकदम इतिहास की तरह हो जाएगी, एबीसीडी की तरह हो जाएगी। जीडीपी क्या होता है? कोई ऐसी एक कंट्री है, इसके अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने संसाधन हैं, जितने सर्विसेज हैं, उन सब का टोटल मूल्य। जैसे एक घर होता है, जैसे आप जिस घर में इस समय बैठ के वीडियो देख रहे हैं, उसमें आप चीज़ों को आसपास देखिए, जो जो सामान है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप किसी को बेचने जाते हैं तो आपके घर की कीमत लगेगी, उन सामान की कीमत लगेगी। वही अगर आपके पास कोई व्यक्ति है, मजदूर है, उसकी भी कीमत जोड़ी जाएगी उसमें, तो वो जीडीपी हो जाएगी आपके घर की। पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश का जो मूल्य होता है, चीज़ों को, वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है, वो जीडीपी कहलाता है। अब आप समझिए इस चीज़ को।
अगर किसी देश की आपके यहाँ आपके घर में एक मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये 5,000 रुपये का है। अमेरिका में वो एक मोबाइल 60,000 रुपये का है। किसकी जीडीपी ज़्यादा होगी? अमेरिका की होगी। समझ रहे हैं आप? कोई भी, जैसे आपके यहाँ एक नौकर है, वो आपसे आप 3,000 से 4,000 देते हैं, हमारे यहाँ तो कम से कम दिया जाता है। अमेरिका में वो 25,000 कमा रहा है, जीडीपी वहाँ की ज़्यादा होगी। आपके यहाँ कोई ज़मीन है, उसकी कीमत मार्केट वैल्यू अभी 1 लाख है, अमेरिका में वो 10 लाख है। यानी कि अमेरिका में आपको पता है कि जब सभी चीज़ों का निर्माण का, वितरण का, सभी मूल्य निर्धारण का अधिकार जब प्राइवेट लोगों के पास है, तो वहाँ की चीज़ों के दाम तो ऑलरेडी ज़्यादा होंगे ही, जीडीपी वहाँ की ज़्यादा होगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसका, जीडीपी बहुत ज़्यादा होता है इसका ऐसी अर्थव्यवस्था में। ठीक इसका उल्टा समाजवादी अर्थव्यवस्था में होती है। रसिया, भूटान इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसमें देश के संसाधन, निर्माण और वितरण, मूल्य निर्धारण का अधिकार पूरी की पूरी तरह सरकार के पास होता है। क्या गरीबी होगी? गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलते हैं। जो वेल्थ होता है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। जो गरीब है उसको भी उतना पैसा मिलेगा, अमीर को भी उतना पैसा मिलेगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इसका? जीडीपी बहुत कम होती है इसकी। जीडीपी बहुत कम कारण ये है कि जितनी भी वस्तु हैं, डिमांड के हिसाब से उनका प्रोडक्शन होगा, महंगाई वहाँ पर नहीं होगी। जब चीज़ों के दाम ज़्यादा नहीं होंगे, जीडीपी कम रहेगी वहाँ की, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की कीमत, जब चीज़ों की कम रहेगी तो जीडीपी ऑलरेडी वहाँ की कम हो जाएगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जीडीपी बहुत कम होती है। भारत की बात करेंगे अब। भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद हमारी 80% जनसंख्या करीब थी, पढ़ी लिखी कम थी, रोज़गार कम था, परचेजिंग पावर नहीं थी, रोज़गार तो बिल्कुल नहीं था, इंडस्ट्री नहीं थी, सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे थे। तो हमारे देश के आज़ादी के समय सबसे बड़ा चैलेंज तो लोगों को पेट भर खाना देना था, सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हमारे देश में क्या किया गया? फिर शुरू में तो इंडस्ट्री का बहुत कम डेवलपमेंट होगा। जैसे पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो प्राइमरी पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर को। फिर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया, फिर हमारे यहाँ सरप्लस हुआ अनाज का, जितना खाना चाहिए, जितना अनाज की जरूरत है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। फिर हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ गए, इंडस्ट्री लगाने के ऊपर गए, तब इंडस्ट्री लगी, तब लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आया। तो हमारे देश के लिए क्या उचित होता? कैपिटलिस्ट होता, गरीब तो यहाँ पर 80% था, वो तो फिर कंपनियां जो भी बैठती वो वही बनाती जो डिमांड में होता। जिसके पास पैसा होगा वो जो डिमांड करेगा उसी के हिसाब से प्रोडक्शन बनेगा। गरीब आदमी क्या करेगा? फिर गरीब आदमी के पास तो कुछ मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सामान ही सस्ता नहीं होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर संसाधन, निर्माण और वितरण, मूल्य निर्धारण का अधिकार क्या किया गया? प्राइवेट सेक्टर को भी दिया गया, अभी देखते हैं इसका एग्जाम्पल, और गवर्नमेंट सेक्टर को भी दिया गया। गवर्नमेंट भी प्राइस डिसाइड करेगी, प्राइवेट भी डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट उन चीज़ों का प्रोडक्शन करेगी जिसकी ज़रूरत गरीब लोगों को है, पुअर गरीबों को है, वेलफेयर वाली चीज़ों को। प्राइवेट सेक्टर लग्जरी चीज़ों का प्रोडक्शन करेगी, रिच पीपल का डिमांड जो करते हैं उनके लिए। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं हम। इसमें प्राइवेट कंपनियां भी हैं, हवाई जहाज़ प्राइवेट कंपनियां भी चला रही हैं, गवर्नमेंट कंपनी भी चला रही है, बसें प्राइवेट भी चलाती हैं, सरकारी भी चलाती हैं। टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें, बीएसएनएल भी है, रिलायंस भी है, एयरटेल भी है, अब तो 2 ही 3 रह गई हैं, पहले तो बहुत सारी थी। टेलीकॉम सेक्टर, दोनों तरह के लोग इसमें फील्ड में हैं, प्राइस दोनों लोगों के अलग अलग हैं। तो जो गरीब है वो सरकारी चीज़ों पे रिलाई करता है, ज़्यादा सरकारी चीज़ें खरीदता है। ये बात समझ गए होंगे आप कि मिक्स्ड अर्थव्यवस्था भारत के लिए क्यों जरूरी थी। उसमें दोनों ही लोग, जैसे हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल गरीबों के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल ठीक उसका उल्टा, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, तो वो गरीबों के पहुँच से बहुत बाहर है। तो क्या करना चाहिए? वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल भी बना है। स्कूल, क्या सभी गरीब बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएंगे? प्राइवेट स्कूलों की फीस आप बता दूं कि जो ये प्री नर्सरी की होती है, मेरी फ्रेंड है, वो 50-50 हज़ार रुपये पे करते हैं उसका। बताइए पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे वो। गरीब आदमी पढ़ा पाएगा? कभी भी नहीं। तो इसलिए सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। तो ये आपने 3 तरह की अर्थव्यवस्था समझी। अब हमारा जो टॉपिक रह गया है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाला, यहाँ पर वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको लगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो समझ में नहीं आई चीज़ वो मुझे ज़रूर बताएं। मेरा ये बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, ये मैं मानता हूँ, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर में CRR, SLR, इन सब की क्या उपयोगिता है, ये कैसे चेंज होते हैं, कैसे बैंक से पैसा, जब बैंक कोई पैसा RBI से लेती है तो वो रेपो रेट कहलाती है, तो क्या कोई गिरवी कुछ रखती है? फिर CRR क्या होता है, कैसे रिजर्व रेशो क्या होता है, MSF क्या होता है, SLR क्या होता है, ये सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ये जितना पढ़ा है आपको मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो बताएं।